गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को हैप्पी मकर संक्रांति। और बेटा आज हम डिस्कस करेंगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, मज़े से क्लास को कैरी ऑन करते हैं। तो बेटा हमने कल जो है हमने बात की ट्रांसपोर्टेशन की, CO2 और O2 के ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है बेटा, अभी मैं आपको फिलहाल NCERT को बेस लेके और तब आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ। हर चैप्टर के एंड में आपको एक स्पेशल वीडियो मिलेगा जिसमें कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे पूरे थ्रू आउट द चैप्टर के अंदर से, जो कि NCERT आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो कि क्वेश्चंस का मुद्दा बनते हैं। ठीक है बेटा, तो जो लास्ट वीडियो आएगी उसको आप जरूर देखेंगे। अभी बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग की। तो बेटा आपको पता है कि बॉडी में जितनी भी साइकिल्स हैं, जितने भी प्रोसेसेस हैं, वो सभी दो तरह से कंट्रोल होती हैं। ठीक है, कौन कौन से तरह से? फर्स्ट इज नर्वस सिस्टम के थ्रू, सेकेंड इज एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। योर न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन बोले तो केमिकल प्रोसेसिंग के थ्रू, जिसमें कि आपके हार्मोन्स इंक्लूडेड हैं, और न्यूरल सिस्टम यानी कि नर्वस सिस्टम के थ्रू। आपको पता है नर्वस सिस्टम हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, CNS एंड PNS। CNS बोले तो बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपकी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पे जो भी नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं वो फॉर्म करते हैं CNS को, और आपके नर्वस सिस्टम के जो भी ऑर्गन्स पेरिफ्रा में बॉडी के इर्द गिर्द साइड वाली एरियाज में लोकेटेड हैं वो किस में आएंगे? PNS में। ठीक है बेटा, तो कल हमने बात की थी केमिकल्स की, कुछ बायोकार्बोनेट आयंस इस तरह से कुछ था। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही CO2 प्लाज्मा के पास आती है यानी कि H2O के पास आती है, इट कन्वर्ट्स इनटू H2CO3। ठीक है, एंड दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। किसकी मौजूदगी में होती है? कौन सा एंजाइम होता है? कार्बोनिक एनाइड्रेज। ठीक, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? दिस विल कन्वर्ट इनटू H प्लस HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, यहाँ भी कार्बोनिक एनाइड्रेज काम करेगा। ठीक बेटा जी, अभी देखो क्या होता है। केमिकल सेंसेशंस की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है बेटा। ठीक है, ब्रेन के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है कि ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स हैं। द फोर ब्रेन जो मोस्ट कॉन्वुलेटेड पार्ट है, फोर ब्रेन। जब ब्रेन का पिक्चर देखते हो तो एक बड़ा ही अजीब सा फोल्डेड पोर्शन आपको दिखाई देता है, वो लार्जेस्ट पोर्शन है ब्रेन का, दैट इज नोन एज द फोर ब्रेन। ओके, फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। हाँ नहीं, फोर ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं, दैट इज सेरिब्रम एंड डायनसिफेलम। सेरिब्रम अरे रे हैव आई यूज्ड परमानेंट मार्कर? Oh my God! चलिए इसको भी बाद में सोल्व करेंगे। मकर संक्रांति बन गई मेरी तो बेटा जी। चलिए देखो बेटा, फोर ब्रेन के भी 2 पार्ट्स हैं, सेरिब्रम एंड डायनसिफेलम। ठीक है, इनका हमारे रेस्पिरेशन से कोई लेन देन नहीं है, लेट्स इग्नोर देम। फिर बात आती है बेटा मिड ब्रेन की। ये जो आप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ये क्या है? आपका मिड ब्रेन है। इसके बाद हिंड ब्रेन होता है बेटा जो हिंड पीछे की तरफ है। तो ब्रेन में सबसे पोस्टीरियर पार्ट में हिंड ब्रेन लोकेटेड है, और ये 3 चीजों से मिलकर बनता है बेटा। पहला है आपका पोन्स, फिर आपकी ये मेडुला स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, एंड देन देयर इज अ कॉन्च और शेल लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज सेरिबेलम। आई होप दिस इज क्लियर। इतनी बात क्लियर हुई? चलें आगे। मैं आपको बता रही थी कि केमिकल सेंसिटिविटी होती है बॉडी के अंदर, और ये भी बेटा 2 तरह से होती है, CNS एंड PNS। सॉरी कीमो सेंसिटिव एरियाज एंड पेरिफेरल कीमो सेंसिटिव एरिया। क्लियर? देखो अब क्या होता है बेटा, जब हम सेंट्रल कीमो सेंसिटिव एरिया की बात करते हैं यानी कि कोई चीज़ हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, तो बेटा ये जो ये आप देख रहे हो ना ये डॉट स्ट्रक्चर, ये मैंने क्या बनाया है, ये कीमो सेंसिटिव एरिया है जो कि मौजूद है आपके मेडुला के अंदर, ब्रेन में, हिंड ब्रेन का पार्ट है।
बेटा ये जो एरिया है ये सेंसिटिव होता है H प्लस आयंस एंड CO2 आयंस के लिए, CO2 के लिए, ठीक है। या बोल सकते हो कि H प्लस आयंस प्लस HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयंस के लिए ये सेंसिटिव होता है। एक्चुअल में कंट्रोल कहाँ से होता है बेटा, ये जो RRC है ना, RRC बोले तो रेस्पिरेटरी राइम सेंटर, लेट मी राइट इट। पहले तो मैं ना परमानेंट मार्कर को हटा देती हूँ बेटा, वरना घर वाले ना घर से निकाल देंगे। रेस्पिरेटरी राइम सेंटर, ये कीमो सेंसिटिव एरिया बेटा इस रेस्पिरेटरी राइम सेंटर को जो है हेल्प करता है किसमें, ब्रीदिंग को रेगुलेट करने में। इतनी बात क्लियर हुई। देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये इन एक्चुअल तो RRC जो है वो आपकी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करवा रहा है चेस्ट की, थोरेसिक कैविटी की, लेकिन इस RRC को भी एक ऑब्जर्वर चाहिए होता है बेटा अपने ऊपर। ये एक बड़ा ही जिद्दी बच्चा है, ठीक है, ढीठ बच्चा है, ये कंट्रोल किया जाता है इसके पापा और मम्मी के द्वारा, ठीक है। ये पापा जी हैं, ये मम्मा जी हैं। किस में लोकेटेड है, पापा मम्मी थोड़े ऊंचे दर्जे के लोग हैं तो पोन्स में बैठे हुए, मेडुला के सिर पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो RRC को काबू में कौन करते हैं, पापा धमकाते रहते टाइम टू टाइम। क्या, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो है ये पापा जी हैं, क्या है अफ्यूस्टिक सेंटर, ये मम्मा जी हैं। पापा थोड़े कड़क स्वभाव के हैं। देखिए हमने कल बात की थी कि हमारी बॉडी में अगर ब्रीदिंग करवानी है तो इनहेलेशन करवाना जरूरी है बेटा। शुरुआत इनहेलेशन से होती है। डायफ्राग्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अपर अप साइड वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। जो आपकी एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स हैं, देखो बना के ही दिखाना पड़ेगा, दूर बच्चे भी ना बिल्कुल समझते ही नहीं होगा तो वो मान लो दिस आर योर लंग्स, ठीक है बेटा। इस पर डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, कौन सी मेम्ब्रेन कवर करती है, प्लूरा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लूरल मेम्ब्रेन लंग्स को कवर की हुई है, ठीक। अब जब आप देखोगे तो ये कटी हुई रिब्स दिखाई देंगी आपको इसके ऊपर। जरा मुझे आज मैसेज करके बताना बेटा कितने रिब्स के पेयर जो है आपके लंग्स को कवर किए हुए हैं, ठीक है, और उसमें फ्लोटिंग रिब्स कितनी है। ये रिब्स कटी हुई है, मैं आपको डाइसेक्शन दिखा रही हूँ, ठीक है। दीज आर रिब्स। इन रिब्स के बीच में क्या मौजूद है बेटा, यहाँ क्या मौजूद है, मसल्स मौजूद है। क्या मौजूद है, मसल्स। इन मसल्स का नाम क्या है, इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, क्लियर। देखिए और यहाँ नीचे क्या मौजूद है, डायफ्राग्राम। ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायफ्राग्राम ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, थोरेसिक कैविटी बढ़ जाएगी, आपके लंग्स भी बड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये ना बड़ा वैसा है, लंग्स क्या होते हैं, कॉपी कैट है। थोरेसिक कैविटी जो करती है ना ये वही करता है। थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होगी, लंग्स भी अपने आप को इंक्रीज करेंगे। लंग्स इंक्रीज करेंगे तो बेटा प्रेशर कम हो जाएगा। मैंने बताया था आपको वॉल्यूम और प्रेशर में क्या होता है, वो ऊपर नीचे वाला इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन होता है। तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, एयर विल रश इनटू द लंग्स। इतनी बात क्लियर हुई। मैं क्या बता रही हूँ आपको कि जो ये RRC है ना, ये डायफ्राग्राम के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और थोरेसिक कैविटी को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होगी, इनहेलेशन हो जाएगी, क्लियर। तो हमारा पहला स्टेप क्या हो गया बेटा, इनहेलेशन हो गया। अब ये RRC जो है ये बेवकूफ है, इनहेल किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। बेटा अगर ये ज्यादा इनहेल कर जाएगा तो लंग्स बर्स्ट नहीं कर जाएंगे, है या नहीं। तो इसकी इनहेलेशन को रोकते हैं इसके पापा जी, कि अबे तो पागल है क्या, कंट्रोल योर इमोशंस बेटा। और इनहेलेशन पे काबू करवाते हैं, मतलब इनहेलेशन को रुकवा देते हैं। इनहेलेशन रुकने का मतलब है कि डायफ्राग्राम जो है बेटा रिलैक्स हो जाएगा। सारा खेल ही डायफ्राग्राम का है। डायफ्राग्राम रिलैक्स हो जाएगा तो थोरेसिक कैविटी अपने आप नॉर्मल हो जाएगी, वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, बाहर की तरफ हवा मूव कर जाएगी, तो एक्सहेलेशन हो जाएगा, ठीक है। मैंने बोला कि पापा जी ने न्यूमोटॉक्सिक सेंटर ने, टॉक्सिक नहीं बेटा टैक्सिक है,
न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने बच्चे को समझाया, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर को समझाया कि भावनाओं को काबू करो, डायफ्राम को रिलैक्स करो। डायफ्राम रिलैक्स होगा, थोड़े से कैविटी रिड्यूस हो जाएगी, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और एयर मूव कर जाएगी बाहर की तरफ, एक्सहेलेशन हो जाएगा। बात क्लियर हुई? तो बेटा जो भी हमारी इनहेलेशन होती है, आरआरसी इनहेलेशन करवाती है 2 सेकंड के लिए। 2 सेकंड के लिए क्या होगी? इनहेलेशन होगी। फिर 3 सेकंड के लिए पापा जी इसको डांट लगाएंगे, ये वहीं के वहीं रुक जाएगा, जिसके कारण क्या होगा बेटा, ये जो आपका डायफ्राम है रिलैक्स हो जाएगा और एक्सहेलेशन होगी। तो 3 सेकंड की आपकी क्या है? एक्सहेलेशन। ठीक है। अब एक्सहेल करने के बाद अब पापा डांट लगा रहे हैं बच्चे को, मम्मी बेचारी सॉफ्ट मदर, सॉफ्ट हार्टेड, वो उसका दिल जो है ना पसीज गया है, वो कहती है बस जी बहुत करो, बस जी बहुत हो गया, अब बस भी करो। तो मम्मा आती है बीच में, इंटरफेयर करती है। मम्मी का नाम है एफ्यूस्टिक सेंटर। क्या है? एफ्यूस्टिक सेंटर। ठीक है। एफ्यूस्टिक सेंटर जो है, मैं इसको आरआरसी को मोटिवेशन देता है कि कोई बात नहीं बेटा, रुक क्यों गया, कर, लेकिन लिमिट का कर। अब ये करना शुरू करता है क्या, दोबारा से डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करवाना शुरू करेगा और क्या होगा बेटा, इनहेलेशन शुरू हो जाएगी। तो दोबारा से 2 सेकंड के लिए इनहेलेशन का प्रोसेस चलेगा, फिर पापा जी बीच में इंटरफेयर करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए इनहेलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, देन योर आरआरसी इज रिस्पॉन्सिबल। कौन करवाता है, हेल्प कौन करता है? एफ्यूस्टिक सेंटर हेल्प करता है। एफ्यूस्टिक सेंटर की लोकेशन क्या है? पॉन्स में, बिकॉज दीज आर पेरेंट्स। पापा जी मम्मी जी दे आर पेरेंट्स, तो इनको पॉन्स में रखा है हमने। एक्सहेलेशन कौन करवा रहा है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इतनी बात क्लियर हुई? आगे चले? चलिए आगे चलते हैं। हमने बात कर ली बेटा सीएनएस की, सीएनएस रेस्पिरेशन को कैसे कंट्रोल करता है। अब देखो मैंने कुछ कुछ ये बताया था आपको, ये कुछ रामगाथा चल रही थी हमारी, जहाँ पे कार्बोनेट आयन और वो बन रहा था। ठीक है, H+ आयंस। अब देखो बेटा केमिकल्स के थ्रू कैसे कंट्रोल होता है। ये बात मैंने कल भी आपको बताई थी और मैंने ध्यान देने को बोला था कि हमारा जो ब्रीदिंग रेट है ना, या हमारी जो ब्रीदिंग रेट कि हम कितनी बार सांस छोड़ेंगे। अच्छा तुम्हें ये बात पता है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों को कंबाइन करके एक ब्रीदिंग होती है। ठीक है, और हम 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ करते हैं बेटा? 12 से 16 बार। ठीक है, यानी कि दिस इज वन ब्रीदिंग। ठीक है, एंड इट इज डन 12 to 16 टाइम्स इन 1 मिनट। अब देखो जी, जब हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, सांसें लेने का जो रेट है पर मिनट, जो नंबर है वो बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी को ये पता लग चुका होता है कि अब ऑक्सीजन की जरूरत है। ये पता कैसे करती है बॉडी? तो बेटा इसमें भी 2 तरह से हो सकते हैं। सेंट्रल कीमोसेंसिटिव एरियाज हैं, कुछ पेरिफेरल कीमोसेंसिटिव एरियाज हैं। देखो बॉडी में ब्लड हर जगह मूव कर रहा है। ठीक है, ब्लड के अंदर ही ये चीज मूव करती है। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो ब्रीदिंग है वो कंट्रोल होती है किससे? H+ आयंस की सेंसिटिविटी से, कंसंट्रेशन से, और CO2 की कंसंट्रेशन से। जब बॉडी को लगता है, बॉडी के सेंसिटिव एरियाज को, कीमोसेंसिटिव एरियाज को ये लगता है कि इन दोनों की कंसंट्रेशन ब्लड में हद से ज़्यादा हो रही है, तब बॉडी डायरेक्ट करती है आरआरसी को, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर को। ये जो बेटा था, जिद्दी बेटा, बेवकूफ ढीठ हड़ियल बेटा, इसको बोलते हैं कि ऑक्सीजन चाहिए, ब्रीदिंग रेट बढ़ाओ, डायफ्राम को जल्दी जल्दी मूव कराओ। ठीक है, तो अभी आरआरसी बेटा ये बच्चा था, पहले पेरेंट्स इसको गाइड कर रहे थे, अब इसको एक टीचर मिल गया साथ में। ये टीचर सेंस करता रहता है कि जो ब्लड इसकी तरफ रश कर रहा है उसमें H+ और CO2- आयंस, H+ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस ज़्यादा है और कंसंट्रेशन ऑफ HCO3- आयंस ज़्यादा है, CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये इसको डायरेक्ट करता है कि पुत्र जी इससे पहले आपके छितर लगे, आप ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर दीजिए। कीमोसेंसिटिव एरिया, द टीचर बच्चे को बेंच पे अपने पास बिठाता है और बोलता है कि पुत्र अपना ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करो, अदरवाइज
आपके ब्लड में टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो रही है इन वेस्ट प्रोडक्ट्स की मदद से, वजह से, ठीक है। तो आरआरसी फटाफट क्या करता है, डायफ्राग्राम पे एक्ट करता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाना शुरू करता है और थोरेसिक कैविटी का साइज इंक्रीज होता है, और वही बातें जो आपको पहले मैंने बताई है। आई होप दिस इज क्लियर। पता लग गया सेंट्रल सिस्टम में कीमोसेंसिटिविटी कैसे काम आती है हमारी, ठीक है। चले आगे आगे बात करते हैं आपके हार्ट की, प्यारे प्यारे हार्ट की। चलो इसको इरेज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा फिर। देखिए पुत्र जी, ये है मेरा दिल, प्यारा प्यारा दिल, धड़कता हुआ दिल, ठीक है। साउंड सम 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 लाइक दिस। देखिए क्या होता है बेटा, इधर से ब्लड आया, इधर से ब्लड आया, आपके ब्लड हार्ट में चला गया। ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं एट्रियम, एट्रिया, नीचे वाले वेंट्रिकल, ठीक है। अच्छा ये मेरा दिल है, यानी कि ऐसे देख रही हूँ, जो इधर है वो राइट है, जो इधर है वो लेफ्ट है, आपका दिल नहीं है ये, ठीक है। दिस इज द राइट पोर्शन, दिस इज द लेफ्ट पोर्शन, राइट एट्रियल, लेफ्ट एट्रियल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इम्प्योर ब्लड आया यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, डला राइट एट्रिया में, आ गया राइट वेंट्रिकल में, यहाँ से गया लंग्स के पास। ये लो भाई लंग्स बना दिए, आई नो अच्छे नहीं है बट फिर भी काम चला लेते हैं लंग्स से, ठीक है। लंग्स में क्या हो रहा है, एल्वियोलिस है, ये ब्रोंकिस, प्राइमरी ब्रोंकिस से सेकेंडरी ब्रोंकिस, फिर टर्शरी, और इनके आगे एल्वियोली लगी हुई हैं। यहाँ हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि ब्लड में क्या घुल गई है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ब्लड इसमें हार्ट की तरफ O2 ब्लड आ रहा है, ठीक है। अब O2 ब्लड आ रहा है कहाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा लार्जेस्ट ब्लड वेसल ऑफ आवर बॉडी विच इज नोन एज ओर्टा। क्या है बेटा जी, ओर्टा। इस ओर्टा से एक ब्रांचिंग होती है ऊपर की तरफ, जिसको बोलते हैं हम क्या, कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी। घर वालों को भी बेटा तभी बात करनी होती है जब हम क्लास रिकॉर्ड करते हैं, सो प्लीज इग्नोर। और ये काफी गिच पिच हो गई है, लेकिन आप समझने की कोशिश करना, हमारे काम की इंटरेस्ट की चीज क्या है। एक तो ये सबसे बड़ी वेसल बॉडी की, और ये सबसे कॉमन क्वेश्चन भी है, और इसमें से जो ब्रांचिंग हुई है कैरोटिड आर्टरी की, जो कि हाँ कैरोटिड आर्टरी की, इसको ये हमारे इंटरेस्ट की हैं दोनों चीजें, ओर्टा एंड कैरोटिड आर्टरी। अब बेटा इनके अंदर ना कुछ न्यूरॉन्स, कुछ सेंसिटिव एरियाज होते हैं, ठीक है, कुछ सेंसिटिव एरियाज होते हैं जो कि सेंस करते हैं वही चीजें जो ये टीचर सेंस कर रहा था। कौन सा टीचर, कीमो सेंसिटिव एरिया सेंस कर रहा था, ठीक है। यानी कि दीज आर सेंसिटिव टू H+ आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस एंड CO2, ठीक है। तो यहाँ जो ये पॉइंट्स मौजूद हैं इनको क्या बोलते हैं, कैरोटिड पॉइंट्स एंड ऑर्टिक पॉइंट्स, ऑर्टिड, कैरोटिड एंड ऑर्टिड। ओके, आई विल क्लियर इट फर्दर। मैं आपको ग्रुप पे मैसेज कर दूंगी क्या है इन पॉइंट्स का नाम, कैरोटिड पॉइंट्स एंड आई थिंक ऑर्टिक पॉइंट्स इसी तरह से हैं, ठीक है। तो कैरोटिड पॉइंट्स एंड ऑर्टिक पॉइंट्स, क्लियर। ये आपकी कैरोटिड आर्टरी में है, ये आपकी ओर्टा में है, ये सेंस करती हैं कि हाँ ये ज़्यादा हो रही है, फिर यहाँ से दोबारा डायरेक्शन चाहती है किसको, इस भाई साहब को, और इस भाई साहब को हम बोलते हैं कि भाई साहब आप जरा इनहेलेशन का रेट इंक्रीज कीजिए, ब्रीदिंग का रेट इंक्रीज कीजिए, और ब्लड में जरा CO2 कम कीजिए, O2 बढ़ाइए, ठीक है, अदरवाइज टॉक्सिसिटी हो जाएगी और इंसान मर जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। इसको दोबारा से रिवाइज करना बेटा जी, और इसके ही साथ हमने कीमो सेंसिटिव भी डिस्कस कर लिया है। कल हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स के बारे में, इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं, कुछ डिसऑर्डर्स NCERT में गिवन हैं, कुछ नहीं है, जो
पेपर में पूछे गए हैं, मतलब एनसीईआरटी में उनका नामो निशान भी नहीं है, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है बेटा, और ज्ञान तो अच्छा ही है ना, जितना अर्जित करें। चलो, आई विल एंड दिस लेक्चर हेयर ऑन दिस नोट। आई विश यू हैप्पी मकर संक्रांति once again. Thank you. Bye bye.